Hello guys and welcome to my channel. Today we are going to study the third chapter of ecology, biodiversity and conservation in one shot. So without wasting our precious time, we just go and start our lecture. So the first thing of biodiversity and conservation is what? In our biodiversity, immense diversity or heterogeneity exists not only at a species level. मीन्स व्हाट, हमारा जो बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, यहाँ हम हर रोज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है. तो डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे आप स्पीशीज़ ले लो, आपको अगर बहुत मतलब हमारा जो बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, क्या एक ही टाइप की स्पीशीज़ हमें मिलती है? नहीं जी, हमें तो बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ देखी जाती है. सो इसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी कहेंगे. एंड या फिर इसे हेटेरोजेनेटिसिटी भी कह सकते हैं. ओके जी. नाउ एग्जिस्ट नॉट ओनली एट अ स्पीशीज लेवल. सिर्फ स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी नहीं होती है लेवल बट ऑल the levels of biological organization ranging from macromolecules within the cells to the biomes. एक छोटे से स्पीशीज से लेके एक बड़े से बायोम तक हमें हेटेरोजेनेटिसिटी दिखाई देती है या फिर डाइवर्सिटी दिखाई देती है. यानी कि क्या, हम जितना भी बायोस्फीयर है हमारा, यहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हमें दिखाई देती है. बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हमारे बायोस्फीयर में रहती है. ओके जी. नाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कंबाइंड फॉर्म की डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर देयर. नाउ कौन सी टाइप की डाइवर्सिटीज होती है? एक एक हम पढ़ेंगे. 3 टाइप की होती है जी. तो फर्स्ट होती है कौन? जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक मीन्स हमारी जो जेनेटिक लेवल पे हमारी जो जीन्स होते हैं, हमारे अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उस लेवल पर जो डाइवर्सिटी शो करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे. ठीक है जी. और सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी. एक ही स्पीशीज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी शो कर सकती है एट द जेनेटिक लेवल. कहाँ शो कर सकती है? जेनेटिक लेवल पे शो कर सकती है. इट डिस्ट्रीब्यूट्स रेंज. एग्जाम्पल इज व्हाट? द जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ द मेडिसिनल प्लांट ट्रोवल्फिया vomitaria is potency and concentration of active chemical reserpine that the plant produce. मीन्स हम अगर एक ईजी लैंग्वेज में अगर इसे पढ़ना चाहे तो हम जेनेटिक लेवल पे जो हमारे जीन्स होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस दिखाते हैं. इवन हम हमारे जो भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उनकी जैसे भी नहीं दिखाई देते हैं. सो हम किस लिए नहीं दिखाई देते हैं सेम टू सेम डिट्टो क्लोन कॉपी? बिकॉज वी आर मेकिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन आर जीनोम. इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी. सेकेंड थिंग इज व्हाट? स्पीशीज डाइवर्सिटी. जो स्पीशीज डाइवर्सिटी दिखाती है, व्हाट इज दिस? द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट्स have a greater amphibian species diversity than the eastern ghats. ओके. सो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर क्या होते हैं? ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती है देन दी ईस्टर्न घाट्स. तो स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ लेवल पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़ दिखाई देती है. ठीक है जी. Third is ecological diversity. What is ecological diversity? Diversity at the ecosystemic level. For example, desert, then the rainforest, mangroves. Sorry for the disturbance. Mangroves, coral reefs, then wetlands, and shores and alpine meadows of India has a greater ecosystem diversity than the Scandinavian कंट्री लाइक नॉर्वे. तो इन सबसे ज़्यादा ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटर मीन्स व्हाट? जो हमारे ये है, मान लो डेजर्ट्स है या फिर रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, देन वेटलैंड एंड सेंचुरीज है, एंड अल्पाइन मीडोज है ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की जो ये सारी पार्ट्स है, ये सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम के हिसाब से डाइवर्सिटी शो करती है देन दी स्कैंडिनेवियन
कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे से ज़्यादा हमारी ये इतनी जो स्पीशीज़ जो प्लेसेस है, यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें इकोलॉजिक लेवल पे भी दिखाई देती है, क्योंकि अवर इंडिया इज़ ऑलवेज बेस्ट। ठीक है जी। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ व्हाट, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ एंड इन इंडिया। हमारी अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज़ है डिफरेंट एंड इंडिया के अंदर कितनी स्पीशीज़ है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। हमारी अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, 1.5 मिलियन। ठीक है जी। और ये क्लियर डेटा नहीं होता है, इससे भी ज़्यादा या तो कम, दोनों भी टाइप की स्पीशीज़ हमें दिखाई पड़ सकती है। ठीक है जी। तो कितनी एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स कितने हैं हमारे पास, 1.5 मिलियन। ओके जी। इतनी स्पीशीज़ हमारे अर्थ के ऊपर हमें पाई जाती है, मीन्स इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी दिखाई देती है, इतनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हमारी अर्थ के ऊपर दिखाई पड़ती हैं। रॉबर्ट मे जो थे, उन्होंने क्या कहा था, प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। हमारे पास अभी कितनी स्पीशीज़ है, 1.5 मिलियन। ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट मे थे, इन्होंने क्या कहा था, पूरे ग्लोबली 7 मिलियन। ये तो कितनी है, 1.5। इसे ही हम कहते हैं कितनी ज़्यादा हम हेटेरोजेनेटिसिटी दिखाते हैं। बट रॉबर्ट मे ने तो क्या कहा है कि 7 मिलियन स्पीशीज़ है जिनको अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं है, जिनकी हमें अभी तक उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे हो भी सकता है कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, 7 मिलियन। नाउ मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्ड आर एनिमल्स। पूरे अर्थ के ऊपर 100% स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी, और इन 100% स्पीशीज़ में 70% कौन है, एनिमल्स है। कौन है, एनिमल्स है 70%। एंड रिमेनिंग कितने बचे, 30% ना। तो रिमेनिंग 30% कौन बचे होंगे, फिर प्लांट्स बचे होंगे। ठीक है। मीन्स इतने ज़्यादा एनिमल्स है और इतने से बस प्लांट्स है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लांट्स लगाओ, तभी हमें ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होने वाली। ओके जी। दैट इज़ द अनदर थिंग, वाइल प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms compress no more than 22% ऑफ टोटल। और ये जो हमारी 4 टाइप्स की प्लांट्स हैं, वो 22% प्रेजेंट होती है। देन बाकी की ओके जी। तो उतना समझ में आया क्या, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। टोटली कितने अभी हमने डिस्कवर्ड कितनी की है स्पीशीज़, 1.5 मिलियन। डिस्कवर्ड होनी कितनी बाकी है, मतलब कितनी ग्लोबली प्रेजेंट है जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की है, तो 7 मिलियन स्पीशीज़ हमने अभी तक हमने सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर्ड किया है, 7 मिलियन स्पीशीज़ हम अभी तक हमें पता ही नहीं है। ये किन्होंने कहा था, रॉबर्ट मे ने कहा था। मोर देन 70% स्पीशीज़ कौन है, एनिमल। एंड 22% स्पीशीज़ कौन है, प्लांट्स। ठीक है जी। क्या इतना समझे हो। नाउ लेट वी गो ऑन दी नेक्स्ट पेज। What is this? Among animals, insects are the most species-rich toxic group made up of this much, 70%। जो हमने देखा था, 70% जो एनिमल्स है, उन among animal, insect are the most species-rich taxonomic group। मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, किन में, इंसेक्ट्स में। ओके जी। इंसेक्ट्स हैज़ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। हमारे इंडिया के पास कितना वर्ल्ड लैंड एरिया है, बस और बस 2.4% होल वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक है जी।
but it shares the global species diversity at 8.1%, and it how make India is at the 12th mega diversity country of the world. हमारा लैंड कितना है हमारे पास? 2.4% हमारे पास लैंड है, ठीक है जी। बट देन ऑल्सो हमारी इंडिया के पास स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1%। तो इसीलिए हमारी इंडिया क्या है? 12th मेगा डाइवर्सिटी वाली स्पीशीज है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसके पास इतनी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है। अब देखो ना यार, जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी उतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं, उतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वीड्स, और उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी मिल सकता है। इसलिए हम कौन सी नंबर पे है? 12th नंबर पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड टॉयज एज मेनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, और 45,000 स्पीशीज प्लांट एंड टॉयज एज मे ऑफ एनिमल्स, इतनी स्पीशीज 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, और इसके टॉयज मतलब 45,000 प्लस 45,000 इतनी एनिमल स्पीशीज होती है, इतनी एनिमल स्पीशीज होती है, और एक 45,000 प्लांट स्पीशीज होती है। समझ में आया? मीन्स समझ में आया? इतनी प्लांट स्पीशीज है और इसका डबल एनिमल स्पीशीज है, ठीक है जी। हैव बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एक इंडिया के अंदर इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। सोचो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज हमारे पास है। अगर ये ग्राफ जो है ना, आप ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। इनमें का कोई तो एक पार्ट गायब कर देंगे वो, और पूछेंगे कि इसका नाम क्या है। मान लो इसे ही गायब कर दिया है, एक्सटैन, ये इतना इंसेक्ट वाला पार्ट ही गायब कर दिया, ये सारी चीज़ें, और बोला इसे ही क्वेश्चन मार्क करके दे दिया व्हाट इज़ दिस। या फिर ये जो कुछ भी मॉलस्क ले लो, या फिर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मॉलस्क या फिर दूसरी कोई भी चीज़ गायब कर देंगे एंड डिटो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यू जस्ट लर्न इट आउट। एनसीईआरटी की डायग्राम है, एनसीईआरटी की तो लाइन बाय लाइन आपको फिंगर्स के ऊपर होनी ही चाहिए, तभी आपकी नीट एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके जी। एंड जिस तरीके से आप लेक्चर्स देख रहे हो ना मेरे, लिटरली यू आर रॉक इन एग्जाम। दिस इज माई इंटरनल फीलिंग्स, राइट नाउ। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन सी पैटर्न होती है बायोडाइवर्सिटी की? नाउ लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हो सकते हैं, या फिर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हो सकता है। दोनों को बारी बारी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। नाउ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम दी इक्वेटर। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो आपको पता चलेगा मैंने इसका लर्न करने का क्या आपको ट्रिक बताई थी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, मान लो ये हमारा अर्थ है, मानना क्यों है ही ये अपना अर्थ है, ठीक है जी, ये हमारा अर्थ है। यार क्या हो रहा है, सॉरी यार, यहीं पे दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज आवर अर्थ। इस अर्थ के ऊपर बीच में से मान लो ये एक पोल है, लाइट का खंभा पता होता है ना आपको, वही पोल है बस, ठीक है जी। और ये फिर बचा कुचा कौन होगा? इक्वेटर बचा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पोल है ये क्या करता है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से पोल तक पोल के पास जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वैसे वैसे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम होती है। यहाँ पर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा, पोल के पास स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम, ठीक है। तो पोलर एरिया तो आपको पता ही है, ठंडी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस कवर्ड एरियाज होते हैं। तो इस एरिया में तो कहाँ ही रहेंगे कोई, इस एरिया में कैसे प्रॉपर उनके पास लैंड प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे लिव ओवर देयर। नाउ ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन
टेम्परेट और पोलर एरियाज। पोलर एरियाज में तो हमें पता ही है पहले से, अभी हमने देखा कि पोलर एरियाज में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो यहाँ इसमें तो नहीं है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा। तो ट्रॉपिक हार्बर मोर देन टेम्परेट, टेम्परेट से ज़्यादा ट्रॉपिक्स के पास डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रॉपिक्स के पास ज़्यादा एज कंपेयर टू टेम्परेट, टेम्परेट में कम। समझ में आया इतनी चीज़, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, कोलंबिया, एक्सक्यूज मी, Colombia locates near the equator, has this much species, means 1,400 species of birds, while New York at 41° north has 105 species, and Grassland at 71 north has 56 species. India, with which of its land area in the tropic latitudes has more than 1,200 species of birds। तो इतनी ये जो डेटा इसके अंदर दिया है, लिटरली ये पूछा तो नहीं जाता, बस आपको तो पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ NCERT बेस्ड है, तो NCERT बेस्ड चीज़ें तो आपको याद रखनी होगी। कब कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाए हम खुद भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए इससे अच्छी बात है कि आप पढ़कर जाना हर एक चीज़। नाउ लार्जली ट्रॉपिक अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ दी ग्रेट डाइवर्सिटी। अब आपको पता है ना, आपको याद कैसे रखना है अमेजोन, आपको पता है ना अमेजोन के ऊपर से आप कपड़े जो कुछ भी आपके क्लोथिंग्स है या फिर शूज़ या फिर कोई भी अदर थिंग्स आप जो है ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या क्यों आप वहीं पर से ऑर्डर करते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वैरायटी में चीज़ें मिल जाती है। मतलब क्या है वहाँ पर वैरायटी मीन्स व्हाट, डाइवर्सिटी। हमारी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या है, ये डाइवर्सिटी है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पास क्या है, लार्जली डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है किसके पास सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस दूसरे दे देंगे और एक ऑप्शन होगा अमेजोन फॉरेस्ट। तो आप किसको टिक करके आओगे, तो अमेजोन फॉरेस्ट को ही टिक करके आना है, ठीक है जी। तो मोर देन कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, 40,000 स्पीशीज ऑफ 40,000 स्पीशीज उसके पास ऑलरेडी है। उनमें कि 3,000 कौन है, फिशेज है, 1,300 कौन है, बर्ड्स है, 427 कौन है, मैमल्स है, एंड 427 एम्फीबियंस है, 378 reptiles, and more than 1,25,000 are invertebrates। ये डेटा आपकी मूड के ऊपर है, आपको अगर ज़्यादा ही टाइम है तो आप ये डेटा भी लर्न कर लेना, एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप पूरा मतलब मान लो आपको मॉक टेस्ट या फिर कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस वक्त आप इसे स्किप करने के लायक ये डेटा होता है। इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की चांसेस नहीं होते इसके अंदर से, ओके। ट्रॉपिक्स हैव एट लीस्ट, ये लाइन ही नहीं दिखाई दे रही, excuse me, sorry for the things which are happening। ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी बिकॉज, ट्रॉपिक्स के पास क्यों सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ट्रॉपिक्स हैज़ ट्रॉपिक हार्बर्स मोर स्पीशीज़ देन दी टेम्परेट, टेम्परेट से ज़्यादा ट्रॉपिक्स के पास स्पीशीज़ होती है। तो वही बता रहा है क्यों होती है सबसे ज़्यादा स्पीशीज़। अनलाइक टेम्परेट regions subjected to frequent galactations, and in the past tropical latitudes have remained relatively undisturbed for million of years। तो अनलाइकली टेम्परेट में क्या होता है, जो ग्लेशियर्स है या फिर ये सारी चीज़ें जो है बार बार वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। अरे यार, जैसे आपको किसी भी एरिया में रहना है तो आपको कैसी क्लाइमेटिक चीज़ें आप देखोगे कि नहीं, या फिर वहाँ बार बार ग्लेशियर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ कोई रहेगा नहीं। तो टेम्परेट में तो हो रहा है ग्लेशियर्स की वजह से प्रॉब्लम,
ट्रॉपिक्स में नहीं हो रहा है एज कंपेयर, तो कौन जीता इनमें? ट्रॉपिक्स जीत गया। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, tropical environment has less than seasonal and more constant and predictable, which promote niche specialization and lead to the greater species diversity। ये क्या बता रहा है? ट्रॉपिक जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर सीजनल ज़्यादा वेरिएशंस नहीं पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए या तो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो, ऐसी चीज़ें ट्रॉपिक्स करता है क्या? नहीं भाई, हमारा ट्रॉपिक्स तो बहुत अच्छा है, ये प्रिडिक्टेबल चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया में निश का स्पेशलाइजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उस एरिया में रह सकती है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि ग्लेशियर्स की वजह से प्रॉब्लम होता है टेम्परेट में, एंड ट्रॉपिकल्स जो है प्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिक या फिर सीजनल चेंजेस दिखाता है। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, देयर इज मोर सोलार एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलार एनर्जी पाई जाती है विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, दस कंट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। आपको पता है सोलर एनर्जी किस लिए यूज़ होती है हमारी? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए होती कि नहीं? तो जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, सॉरी गाइस, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी। तो अल्टीमेटली सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर है? सो शैल वी मूव फर्दर। स्पीशीज क्या है? ये क्या है? स्पीशीज रिलेशनशिप, स्पीशीज की रिलेशनशिप। Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increase with the increased explored area, but only up to limit। आप जो अलेक्जेंडर होम्बिल्ट, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा एक्चुअली में? तो इन्होंने कहा या फिर ऑब्जर्व करा है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर स्पीशीज़ बढ़ेगी जैसे जैसे उसे सारी चीज़ें प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर फूड मिलेगा, प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेगी, उस एरिया में डाइवर्सिटी तो बढ़ेगी लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। उसके बाद जैसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो अपने आप उस एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होगी। अप टू लिमिट ओनली दी डाइवर्सिटी विल इंक्रीज रादर देन कंटिन्यूअसली, राइट? कुछ ही लिमिट तक वो बढ़ सकती है। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, ये किन्होंने कहा था? अलेक्जेंडर होम, जो कुछ भी है यार वो रीड कर लेना, ठीक है जी, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रॉपर हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्लियर है जी। द रिलेशन, आपको जो है ये जो होते हैं साइंटिस्ट के नेम्स, इवन फ्रॉम एनसीईआरटी आपको 101% हर एक साइंटिस्ट का नाम याद करके ही जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी हमारी बाइबल होती है, ठीक है जी। तो आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है, पहले एनसीईआरटी और उसके बाद ही जो कोई भी चीज़ें, उसके बाद जो कुछ भी करना है ना वो इसके बाद, एनसीईआरटी के बाद, इससे पहले कुछ नहीं करना है, ठीक है? इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हम। सो द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा सच एज एंजियोस्पर्म्स, plants, birds, bats, freshwater fishes turn out to be rectangular hyperbola। होम बिल्ट, इन्होंने बोला तो बोला, क्या बोला? हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे स्पीशीज रिचनेस और जैसे जैसे टैक्सा मीन्स कैसे बताऊँ मैं, इन्होंने क्या कहा? द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, स्पीशीज रिचनेस और एरिया, इन दोनों का ग्राफ कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इतना याद रख लेना, ऐसे आएगा क्वेश्चन। अलेक्जेंडर होम्बिल्ट ने क्या कहा था? कैसा ग्राफ होगा स्पीशीज रिचनेस का और एरिया का? तो आप बता सकते हो। अलेक्जेंडर होम्बिल्ट ने बोला था, बोला तो बोला, क्या बोला? हाइपरबोला,
तो इतना याद रख सकते हो यार, इतनी मैंने ट्रिक दे दी है। बोला तो बोला, क्या बोला, हाइपर बोला बोला। थर्ड थिंग इज व्हाट, on logarithmic scale, the relationship is a straight line described via equation log s is equals to log c plus z log a, where s is what species richness, a is what area, z is what slope of the line, regression coefficient, while y is intercept। तो इसे भी याद रख लेना यार, ये जो कुछ भी अब पढ़ लेना है एक बार। लॉगरिथमिक ये सारी चीज़ें तो मतलब मैथ्स वाली हो जाती है। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का आ जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड है या डायग्राम, तो इसे याद कर जाना है। इसकी जो कुछ भी एनसीईआरटी में आना है इसे छोड़ना ही नहीं है, छोड़ोगे ना तो मार्क्स कटेंगे। मान लो इतना सारा साल भर पढ़ाई किया है और वही नहीं किया जो करना चाहिए था, एनसीईआरटी का ही चीज़ें स्किप की और बाहर की चीज़ों के पीछे दौड़ने लगे। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना उनके पीछे भागो। ठीक है जी, ठीक है। सो what the thing is, the species area relationship among very large area like the entire constituents क्या कह रही हूँ मैं, continents, sorry, the species area relationship among very large area like the entire continent, the slope of line is much steeper, z values is range to this। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अगर हम लोग बहुत बड़े एरिया का देखें तो उसका कैसे होगा, ग्राफ स्टीपर होगा, एंड जेड वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, क्या होगी, 0.6 to 1.2। यहाँ देखो जेड क्या था, स्लोप ऑफ लाइन, जेड की वैल्यू फिर क्या होगी, स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगा, 0.6 to 1.2। इन सारी चीज़ों को याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, 10 बार कह रहे हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, बट देन ऑल्सो यू जस्ट कीप इन योर माइंड। नहीं भी नहीं कह सकती और हाँ भी नहीं कह सकती, ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस, दैट इज फ्रूट ईटिंग। फ्रूगीवोरस मतलब क्या होता है, जो ऐसे एनिमल्स who can eat the fruit eating animals and birds and mammals in the tropical forest of different continent, the slope is found to this। तो उनका वहाँ का स्लोप क्या होता है, 1.15। ठीक है जी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये डायग्राम जो है ना, आपको कहाँ गई, ये डायग्राम जो है ना, ये देख कर जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस और एरिया का डायग्राम है, दोनों चीज़ें कर जाना। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये भी चीज़ें याद, लॉग, लैग, स्केल, कौन सी स्केल है ना, सारी चीज़ें याद कर जाना। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे। इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी देर से देख रहे हैं, इंडिया के अंदर इतनी स्पीशीज़ है, नॉर्वे के अंदर इतनी स्पीशीज़ है, इधर इतनी स्पीशीज़ है, उधर उतनी स्पीशीज़ है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमें नीड क्या है कि स्पीशीज़ इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है हमने देखा था, और डाइवर्सिटी क्यों होनी चाहिए। तो डाइवर्सिटी की क्या हमें नीड है, हाँ जी बिल्कुल है, बिना नीड की हम चीज़ें पढ़ते ही नहीं है, हमें नीड है इसलिए तो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो communities with more species generally tend to more stable than those with the less species। means what, whenever in particular area there is more amount of species, then only that area will able to make them as a stable rather than less stable, less species। अगर less species हो तो वो एरिया स्टेबल नहीं कहा जाएगा, अगर ज़्यादा स्पीशीज़ हो तो वही एरिया स्टेबल कहा जाता है। अब इसका अगर मैं बेटर एग्जांपल दूँ, एक विलेज है और एक पुणे या फिर मुंबई ऐसी सिटीज़ है, ये विलेज है। विलेज के अंदर ज़्यादा स्पीशीज़ मतलब ज़्यादा नंबर्स में याद रखो यार, ज़्यादा लोग होते हैं क्या विलेज के अंदर, नहीं जी,
पुणे मुंबई में तो मतलब भर भर के जितने बैठे हैं उतने बैठ जाते हैं। तो जिसके पास कम स्पीशीज़ है, क्या गांव को हम स्टेबल कहते हैं? नहीं। क्या पुणे मुंबई जैसे सिटीज़ को हम स्टेबल कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें कैसे मिलती है? प्रॉपर मिल जाती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ उतना ज़्यादा वो एरिया सैचुरेट या फिर स्टेबल कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती है उतनी ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी भी मिलती है। इसीलिए जैसे ईयर बाय ईयर अगर थोड़ी सी स्पीशीज़ है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में बढ़ाव या फिर कम ऐसी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा स्पीशीज़ है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रोडक्टिविटी का। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक बंदा है जिसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसका मंथ इनकम है, एंड एक है जिसके पास 1 लाख है। अब अगर मंथ बाय मंथ की बात अगर हम करें, इस बंदे को अगर 10,000 भी अगर कम आए, बाय चांस अगर छुट्टियाँ ले ली या कोई भी अदर थिंग, उसको छोड़ दो, 10,000 कम आए, क्या इसे कोई प्रॉब्लम होने वाला है? क्योंकि ये स्टेबल है, ज़्यादा इसके पास डाइवर्सिटी यानी कि ज़्यादा पैसे है इसके पास, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 10,000 वाले को अगर 1,000 भी कमाए ना, तो उसके मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो यही कह रहा है, बस ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है यही कह रहा है, जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, और अगर उसमें कम ज़्यादा हुआ फिर भी वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, राइट। नाउ David Tillman found the plot with more species showed less year-to-year varieties in total biomass and increased diversity contributed to higher productivity. ओके जी, डेविड टिलमैन ने क्या कहा था? प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो लेस year-to-year variations in total biomass and increased diversity कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होगी, ज़्यादा स्पीशीज़ हर ईयर क्या करेगी? ज़्यादा वेरिएशन शो करेगी। ज़्यादा वेरिएशन शो करेगी, इंक्रीज क्या होगी? डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही इंक्रीज होते जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू रिवर पॉपेट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, रिवर पॉपेट एक पॉपर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। इन एन एरोप्लेन के अंदर ऑल द पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स स्पीशीज़। रिवेट्स को उन्होंने क्या कहा था? स्पीशीज़। जो हमारा एरोप्लेन है ये सारा का सारा किससे, कुछ तो स्क्रूज या कोई तो स्क्रूज ही होंगे यार, अल्टीमेटली स्क्रूज से अटैच्ड होगा तभी तो ये इतना बड़ा बना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, जो उसके अंदर स्क्रूज प्रेजेंट है ना, उसे हमने स्पीशीज़ कहा है। तो ये जो एरोप्लेन है ये बहुत ज़्यादा स्क्रूज से बना है। इसका मीनिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज से बना हुआ है। मीन्स व्हाट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसके पास बहुत ज़्यादा स्क्रूज है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है। तो उन्होंने क्या कहा रिवर पॉपर ने, इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवल इन एरोप्लेन, हर एक पैसेंजर एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करता है, एंड स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम। हर एक, मतलब अजीबोगरीब हाइपोथेसिस थी लेकिन क्यूट है यार, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें सुनने को भी। तो क्या कहा था उन्होंने, जैसे पूरा रीड करती हूँ फिर बाद में एंड में बता देती हूँ। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवल इन एरोप्लेन स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम कॉजिंग अ स्पीशीज टू बी एक्सटेंट, so it may not affect flight safety, proper function of ecosystem, that is initially, but
As more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. Loss of rivets on the wings is more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seats or windows inside the species. ठीक है जी, इन्होंने क्या कहा कि अगर एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर की जो स्क्रूज है जिससे एरोप्लेन पूरा फिटेड है, तो वो क्या है, एक स्पीशीज़ है। ठीक है, इस एरोप्लेन के अंदर ये स्क्रूज क्या है, इसकी स्पीशीज़ है। अब अगर हर एक पैसेंजर के दिल में आया कि हम सारे रिवेट्स जो है उसे निकाल कर हमारे घर पे लेके जाए, उसे बाद में बेच दें, हम तो माला माल हो जाएंगे और एरोप्लेन घूम कर भी हो जाएगा हमारा। तो चले गए वो और सारे रिवेट्स निकालने लगे। अब अगर थोड़े रिवेट्स निकाले, थोड़े स्क्रूज निकाले, तो क्या एरोप्लेन की फ्लाइट की सेफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? थोड़े से बस नॉर्मली रिवेट्स निकाले हैं तो इट डजेंट क्रिएट मच बिगर प्रॉब्लम फॉर द फ्लाइट सेफ्टी। बट अगर बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर अगर हम रिवेट्स निकालने लगे, रिमूव करने लगे, तो इट कैन क्रिएट डेंजरस वीक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के बाद हमारा एरोप्लेन जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उसके पार्ट्स मानो निकलने ही लग जाएंगे फिर तो सेफ्टी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लॉस ऑफ रिवेट्स का लॉस, अगर हमने दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है, अगर हमने इस एरोप्लेन के अंदर जो सीट होती है, हम जिसके ऊपर बैठते हैं, जो चेयर अंदर होती है, वहाँ के या फिर ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ के अगर रिवेट्स निकाले तो क्या ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, या हम इस विंग्स के रिवेट्स निकाले तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा? किसकी वजह से एरोप्लेन की सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो सीट्स के या फिर विंडोज़ के अगर हमने निकाले तो इट डजेंट मेक मच मोर प्रॉब्लम, बट इफ़ वी रिमूव द रिवेट्स ऑफ विंग्स इट क्रिएट मच मोर बिगर प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन। ठीक है जी, तो इससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। यही कहा था उन्होंने। नो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता है हम बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें करें, हमारे क्या कहूँ मैं, हमारे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स ले लो या फिर जो other factories, industries, this all are making only for the human beings, but it doesn't किसी भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है। फॉर दैट्स वाई दी स्पीशीज आर नाउ एक्सटेंडिंग या फिर एक्सटेंट हो रही है स्पीशीज। ठीक है जी, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन की वजह से। तो इससे हम कैसे स्पीशीज का या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं हम ह्यूमंस, ये देखते हैं। ठीक है जी, नाउ कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल Pacific island by humans is said to have lead to extinction of more than 2,000 species of native birds. Tropical Pacific island of by humans, जो colonization हुआ था ट्रॉपिकल पैसिफिक island का by ह्यूमंस से करते हैं ऐसी सारी चीज़ें, तो ह्यूमंस ने किया था। तो इससे क्या हुआ, 2,000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव, वहाँ के जो बर्ड्स थे, वहाँ के जो रहने वाले नेटिव 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स थे, वो एक्सटेंट हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिक्स पैसिफिक आइलैंड का हुआ था। ये पॉइंट समझ में आया, कैसे यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ ऑफ बर्ड्स? ठीक है जी। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज। हमारे जो IUCN है, रेड लिस्ट होती है जो स्पीशीज़ के बारे में स्टडीज़ करती है, तो उन्होंने क्या कहा है 2004 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि 784 स्पीशीज़ अभी तक हमने एक्सटेंड कर चुके हैं। एंड शायद ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ तो हमने, जैसे इन्होंने रॉबर्ट मे ने ही कहा था कि 7 मिलियन स्पीशीज़ है, लेकिन अभी तक हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ का ही
डिस्कवरी करा है, तो ये बाकी की स्पीशीज़ तो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो डेटा है ना, ये शायद कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी स्पीशीज़ अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी और हमें पता ही नहीं है वो स्पीशीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें होती है ह्यूमंस की वजह से, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हम तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से रहते हैं, बट जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। Some examples of recent extinction include the dodo, मोराइटिस, क्वागा अफ्रीका, टाइलासन ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारी, देन सीकाऊ रशिया एंड 3 स्पीशीज बाली, जवान एंड कस्पिन ऑफ टाइगर्स, ये सारी जो है रिसेंटली ये एक्सटेंड हो चुके हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन। तो जो जैसे जैसे स्पीशीज़ अगर कम होती है तो प्लांट की भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेशन सच एज ड्रॉट। और अगर प्लांट्स कम हो गए, यदि प्लांट्स कम हो गए तो क्या होगा, ड्रॉट कंडीशंस होने लग जाएगी। क्या ये अच्छा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो प्लांट्स होने इम्पोर्टेंट है, इसलिए डाइवर्सिटी होनी भी इम्पोर्टेंट है ना। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम पॉजेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूजेस एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। तो इससे डिजीज साइकिल्स भी क्रिएट हो सकती है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम पॉजेस सच एज प्लांट्स प्रोडक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, वाटर की यूजेस एंड डिजीज साइकिल्स। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी कम होती है, हो ही रही है ना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन भी इससे हो सकता है। ठीक है जी। नो लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस होने से एंड फ्रैगमेंटेशन होने से क्या हो सकता है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओवर एक्सप्लांटेशन, ये जो ग्राफ मैंने कहा ना, ये ये जो है लेक्चर हमारा यहाँ पर ही हम एंड कर देते हैं। बाकी के जो पेजेस हमारे बचे हुए हैं, अब हम हैं 30 आउट ऑफ 32 पेजेस हम 17 पेज पर है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में इसे कवर करते हुए दिखाई देंगे। कल ही हो जाएगा ये लेक्चर। एंड आपको अभी तक जो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी NCERT टोटली रिवाइज होती रहे मेरे लेक्चर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड थैंक यू। बाय बाय।